नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये आपका विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी का पहला लेक्चर है। वर्ल्ड जियोग्राफी में हर एक टॉपिक आपका कवर कराया जाएगा। जब 4 से 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे तो उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा, क्योंकि जब एक साथ आप चीज़ों को पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी, सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी, और जब मिक्स हो जाएंगी तो आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो इसलिए हर एक टॉपिक कवर करेंगे। जो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे आर ओ का मेंस लगा है, पीसीएस का प्री लगा है, तो उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वही चीज़ें कवर करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी कवर नहीं की जाएंगी। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, वही टॉपिक कवर किया जाएगा। जो भी इस लेक्चर की पीडीएफ है टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी, सारी जानकारी दी जाएगी। चलिए पहले बात करते हैं कि ब्रह्मांड है क्या। देखिए, ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। पहली बात तो इसका अंत है नहीं, असीमित है। और इसमें विभिन्न ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, मंदाकिनी हैं, उल्का पिंड हैं। मतलब छोटे से छोटे अणु से लेकर के ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगा, मंदाकिनी, उल्का पिंड, ये सभी जो हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही ब्रह्मांड का ना तो कोई केंद्र है और ना ही कोई इसका प्रारंभिक बिंदु है। अब देखिए, ब्रह्मांड को जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्पर्श या अनुभव किया जा सकता है। अब प्रत्यक्ष आप समझ सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो ब्रह्मांड का ही रूप है। अभी मैंने बात की छोटे से छोटा कण हो या बड़े से बड़ा ग्रह, तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से भी इसको आप देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी इसका अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्मांड एक काला, गहरा, अनंत अंतरिक्ष है। अब यहाँ पर आप ब्रह्मांड को एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ब्रह्मांड शुरुआत में कैसा था, आज की डेट में कैसा है। जैसे आप गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारा आप लेंगे तो बहुत छोटा होता है, इस तरीके का होता है गुब्बारा शुरुआत में। तो उसी तरीके से ब्रह्मांड भी था। ये आपका ब्रह्मांड है, तो उसी तरीके से ब्रह्मांड था, बहुत ही छोटे आकार का, गरम, घना, बिंदु के आकार का था। लेकिन फिर क्या होता है, इसमें एक बिग बैंग थ्योरी जो दी गई है उसकी बात हम करेंगे। उसके सापेक्ष में इसमें एक विस्फोट होता है और ये फैलने लगता है। जैसे कि आप गुब्बारा जब फुलाते हैं तो गुब्बारा फैलने लगता है और बहुत बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से इस बिंदु में जब विस्फोट होता है तो ये फैलता हुआ चला जाता है और लगातार आज की डेट में भी ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि शुरू में जो ब्रह्मांड था बहुत छोटा था, गर्म था और घना भी था। और लगभग ये कब था, 13.8 अरब साल पहले की बात है। फिर एक विस्फोट होता है और ये फैलने लगता है। और फैलते फैलते जब ठंडा होता है तो इसी से तारे बनते हैं, ठीक, ग्रह बनते हैं, उल्का पिंड बनते हैं, हमारी पृथ्वी भी बनती है जिस पर हमारा जीवन है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के चलेंगे। देखिए, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है, अभी मैंने बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, ये बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से बताया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कुछ अवधारणाएं भी हैं, जैसे जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो मिस्र यूनानी परंपरा के जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री होते हैं क्लॉडियस टॉलमी। तो क्लॉडियस टॉलमी जो होते हैं ये बताते हैं कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। मतलब ये हमारी पृथ्वी है, ये केंद्र में है और इसके चारों तरफ जो है सूर्य और अन्य ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए कि भाई ये परिकल्पना किसने दी थी कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह जो है उसका चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो परिकल्पना है जियोसेंट्रिक अवधारणा इसे कहा जाता है। इसका जो प्रतिपादन किया था क्लॉडियस टॉलमी ने किया था। वहीं जो आपकी दूसरी अवधारणा है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा है। इस अवधारणा के माध्यम से ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। 1543 ईस्वी में इस अवधारणा के जो प्रतिपादन करता होते हैं कोपरनिकस वैज्ञानिक जो होते हैं, ये बताते हैं पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। मतलब सूर्य जो है केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जो कि हम लोग मानते भी हैं। तो
तो ये दोनों परिकल्पनाएं आप जहन में बैठा लेंगे कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, क्लॉडियस टोल्मी ने किया। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो ये आपके कौन करते हैं, ये करते हैं कोपरनिकस। और कोपरनिकस को जो है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। वन लाइनर में कई बार क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी, वन लाइनर भी कवर होगा, कथन कारण भी कवर होगा, इसीलिए डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे ही 4 से 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। तो 1543 ईस्वी तक यही सारी अवधारणा चलती रहेगी भाई। जो है सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है इसके चक्कर लगा रहे हैं, और सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। 1805 का समय आता है और ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री होते हैं हर्सेल। तो ये अपना दूरबीन वगैरह बनाते हैं और दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं और ये बताते हैं जो हमारा सौर मंडल है ना, ये आकाश गंगा का मात्र एक अंश है। मतलब जो कोपरनिकस ने बता दिया भाई ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, वो गलत अवधारणा है, इन्होंने गलत कह दिया। इन्होंने बताया जो सौर मंडल है ये सिर्फ और सिर्फ आकाश गंगा के एक अंश मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर 1925 का समय आता है, कहीं कहीं 1920 भी लिखा है। इसमें जो अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक होते हैं एडविन पी हब्बल, इन्होंने क्या बताया कि भाई ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध भी कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्मांड है उसमें कई सारी गैलेक्सी हैं, ठीक, इंग्लिश में गैलेक्सी कहेंगे, हिंदी में आप आकाश गंगा कह सकते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में माना जाता है कि लगभग 100 अरब से ऊपर जो है आपकी आकाश गंगा है, क्योंकि माना जाता है और माने जाने में कुछ भी हो सकता है। 100 अरब भी हो सकते हैं, 200 अरब भी हो सकता है, 1000 अरब भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कन्फर्म। ये एक अवधारणा है कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं या गैलेक्सी हैं, और हर एक गैलेक्सी में जो है 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब के करीब जो है आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। उन 100 अरब तारों में से सूर्य भी एक तारा है और उस सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह जो है परिक्रमा कर रहे हैं, और उन 8 ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह है। उस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। यह आपने अवधारणाएं जान ली कि भाई क्या अवधारणाएं थी। अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत भी जानेंगे आप। एक आपकी है बिग बैंग थ्योरी, इसके जो प्रतिपादन करता है जॉर्ज लेमेटियर हैं, लेमेत्री भी कह सकते हो, कहीं कहीं जॉर्ज लेमेटियर लिखा रहेगा, लेमेटियर लिखा है तो आप समझ जाएंगे। साम्यावस्था सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी भी है और इसके प्रतिपादन करता है थॉमस गोल्ड, फ्रेंड होयल और हरमन बांडी। दोलन सिद्धांत जो आपका है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, इसके जो प्रतिपादन करता है ये हैं डॉक्टर एलन संडिच। तो ये आपके जो हैं 3 सिद्धांत हैं। इसमें तीनों सिद्धांत के जो प्रतिपादन करता है उनके नाम आपको जरूर याद रखना है। और यहाँ हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था गुब्बारे वाला कि भाई जो गुब्बारा होता है वो शुरू में एकदम घना होता है, ठीक। तो उसी तरीके से जो ब्रह्मांड था शुरू में एकदम घना था, बहुत ही छोटा बिंदु था, तो घना था और गर्म था, ये सारी चीज़ें थी, एक अग्निपिंड की टाइप का था। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई भी गई हैं कि जो आपके बिग बैंग थ्योरी है सबसे ज़्यादा प्रचलित है, मतलब सर्वाधिक जो मान्य थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वो आपकी बिग बैंग थ्योरी, या इसे हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका जो प्रतिपादन किया था बिग बैंग थ्योरी का वो किया था जॉर्ज लेमेटियर ने। बिग बैंग थ्योरी के जो प्रतिपादन करता थे जॉर्ज लेमेटियर या लेमेत्रे थे, ये जो थे खगोलज्ञ थे और साथ में पादरी भी थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। तो ये भी ध्यान रखना कि भाई बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन किया जॉर्ज लेमेटियर ने वो कहाँ के थे, तो वो आपके बेल्जियम के थे। 1960 से 70 के बीच में इसका ये प्रतिपादन करते हैं। इनके अनुसार जो है लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड जो है एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, मतलब बहुत भारी भारी पदार्थ थे। लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया द्वारा अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ जिससे पदार्थों का बिखराव हुआ
और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो विस्फोट होता है उसमें आपका बहुत सारे पिंड बनते हैं, गैलेक्सी बनती हैं, ठीक। डार्क एनर्जी भी इसी के जरिए से बनती है। फर्स्ट गैलेक्सी बनी, उसके बाद ऐसा नहीं कि एक ही बार विस्फोट हुआ, कई बार विस्फोट होता है। पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए और नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। तो ये समय भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया तरीके से पूछते हैं। डायरेक्ट अगर फैक्चुअल क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कितने अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह आपकी बिग बैंग थ्योरी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी से होती है। इसमें तमाम गैलेक्सी बनती हैं। 100 अरब के करीब गैलेक्सी मैंने बताई आपको। हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। हर तारे के पास अपने ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, नेबुला, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें आपको बताया कि भाई बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो आकाश गंगा बनती है। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। तो आकाश गंगा जो होती है इसकी संरचना कैसी है? सर्पिलाकार। ये आप देख सकते हैं जो आकाश गंगा है ये सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो मेन प्रोडक्ट निकला वो आकाश गंगा ही निकला। उसी आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे जो है ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, सारी चीज़ें इसी में समाहित हैं। आकाश गंगा इस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं गैलेक्सी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। इंग्लिश में आप गैलेक्सी कहेंगे। और जैसे आप पंखा चलाते हैं देखते हैं ना ऐसे ऐसे घूमा करता है, तो उसी तरीके से कुछ जब छत वाला पंखा आप देखेंगे तो समझ लीजिए गैलेक्सी है बस। आकाश गंगा का जो आकार है सर्पिलाकार है और इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है। इसमें 100 अरब से अधिक तारे हैं। बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। जो आकाश गंगा का बीच का पॉइंट होता है उसे बाल्ज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्ज। और जो इसके बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम है सेजिटेरियस ए। इसमें तारे, गैस, धूल, डार्क मैटर, ग्रह, उपग्रह सब कुछ है। हमारा जो सूर्य है सौर मंडल आकाश गंगा के एक सर्पिल हाथ में स्थित है। मतलब जैसे आपका इस तरीके से ये घूम रहा है ना, तो इस तरीके से ये सब इसके हाथ हैं। ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है। तो एक सर्पिल हाथ में आकाश गंगा में सूर्य भी कहीं ना कहीं केंद्रित है और सूर्य आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है। और ये जो है आकाश गंगा का जो केंद्र होता है, ठीक, गैलेक्सी का केंद्र, इसे कहा जाता है बाल्ज। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक, बाल्ज। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। जैसा कि आपको पता है भाई सूर्य होता है ना, ये आपका सूर्य है। तो सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी घूमती है, अन्य ग्रह भी घूमते हैं, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य भी किसी के चक्कर लगाता है, ये मान के चलिए आप। यहाँ जो सूर्य है ये आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है। जो एक चक्कर ये पूरा करता है आकाश गंगा का 22.5 करोड़ साल लगते हैं, इतना मान के चलिए। तो इसको कहा जाता है गैलेक्टिक ईयर। कहीं 23 करोड़ लिखा आ जाए तो आप टिक लगा देंगे अगर उसमें इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। लगभग में आप इसे 23 करोड़ मान के चल सकते हैं। अगर आप गैलेक्सी को देखेंगे तो ये साफ अंधेरी रात में बिना प्रदूषण के आकाश गंगा जो है एक दुधिया सफ़ेद पट्टी की तरह दिखती है। कभी आप दूरबीन लगा के देखेंगे ना रात को तो आपको दुधिया कलर की चीज़ें दिखाई देंगी और इसी वजह से इसका नाम रखा गया मिल्की वे। हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है उसके जो सबसे पास वाली आकाशगंगा है ना, तो वो क्या है? वो है आपकी एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो ये चीज़ें आप समझ के चलेंगे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है हमारी आकाशगंगा के सबसे पास है। आकाशगंगा में सिर्फ तारे और ग्रह ही नहीं होते बल्कि नेबुला आपके होते हैं, स्टार क्लस्टर होते हैं, डार्क मैटर होते हैं। अगला लेक्चर आपका तारों के ऊपर होगा। इसकी उम्र लगभग 13.6 अरब साल मानी जाती है। आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह। यहाँ पर देख लेंगे आप ब्रह्मांडीय दूरी नापने की प्रमुख इकाइयाँ कौन सी होती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। देखिए खगोलीय इकाई होती है आपकी जो ब्रह्मांडीय दूरी नापने की काम आती है।
इसे इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो AU कहा जाएगा। ठीक, जो इसका शॉर्टकट होगा AU होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से सूर्य तक की जो औसत दूरी होती है उसी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। इसका अगर लगभग मान देखेंगे किलोमीटर में तो 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर खगोलीय इकाई का मान होता है। तो खगोलीय इकाई का उपयोग कहाँ पे होता है? सौर मंडल के अंदर ग्रहों और उपग्रहों की दूरी नापने में इसका उपयोग किया जाता है। अब उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है उसे 1 AU कहा जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर AU बना है। पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी को ही AU कहा जाता है, तो 1 AU ही होगा। अब मंगल से सूर्य की दूरी देखेंगे तो 1.52 AU हो जाएगा। 1 AU में इतने किलोमीटर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। वहीं जो दूसरी इकाई है ब्रह्मांडीय दूरी मापने की, वो है आपकी प्रकाश वर्ष। परिभाषा इसकी क्या है कि प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पर बृहस्पति है, तो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच की दूरी जो है वो 10 प्रकाश वर्ष है, ऐसा बोल दिया गया। ठीक, 10 प्रकाश वर्ष। तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकाश 10 वर्षों में जितनी दूरी तय करता है उतनी ही दूरी है आपके पृथ्वी और आपके बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो इसे आप ऐसे समझ के चलेंगे। प्रकाश की गति आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो एक प्रकाश वर्ष का जो मान हो जाएगा 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तारों और गैलेक्सियों की दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है कि एक तारे से दूसरा तारा कितनी दूर है, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी कितनी दूर है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। खगोलीय इकाई से बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष, इसको भी आप रिलेट करके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1.496 इंटू 10⁸8 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य से जो निकटतम तारा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो उसकी जब हमने दूरी नापी, प्रकाश वर्ष में ही नापेंगे, क्योंकि तारों और तारों के बीच की दूरी किस में नापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। गैलेक्सी के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में। खगोलीय इकाई में आपने देखा कि भाई ग्रह से ग्रह के बीच की दूरी नापनी है या ग्रह से उपग्रह के बीच की दूरी नापनी है, तो हम खगोलीय इकाई का प्रयोग करेंगे। लेकिन थोड़ा मामला बढ़ जाता है, प्रकाश वर्ष में आ जाता है। तो प्रकाश वर्ष में क्या होगा? तारों से तारों के बीच की दूरी, सूर्य के निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है और उससे उसकी दूरी है 4.25 लाइट ईयर, ये दूर है। पास की अगर गैलेक्सी को गैलेक्सी से नापते, मान लीजिए मंदाकिनी गैलेक्सी है और उसके पास में एंड्रोमेडा है, तो इसके बीच की दूरी मापने के लिए भी प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी होती है पार्सेक। इसकी परिभाषा है कि वह दूरी जिस पर 1 AU का कोणीय विचलन 1 आर्क सेकंड के बराबर दिखे। कहने का मतलब एक पार्सेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, मतलब 30.86 ट्रिलियन किलोमीटर। 10 पार्सेक में हो जाएगा 32.6 प्रकाश वर्ष, मतलब एक पार्सेक में इतना तो 10 में इतना होगा, जाहिर सी बात है। पार्सेक का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा दूरी मापने के लिए किया जाएगा, जाहिर सी बात है। बहुत दूर के तारों और गैलेक्सियों की दूरी मापने के लिए पार्सेक का प्रयोग करेंगे। अब कभी क्रम में लगाने को आ जाए कि भाई खगोलीय इकाई है, प्रकाश वर्ष है, पार्सेक है, तो इसको क्रम में लगाओ। कम दूरी कौन नापता है और ज़्यादा दूरी कौन मापता है? तो खगोलीय इकाई आपके पहले नंबर पे होगा, क्योंकि कम दूरी मापता है। वहीं फिर आपका प्रकाश वर्ष होगा, फिर आपका होगा पार्सेक। आरोही क्रम में यही होगा। अवरोही क्रम में पूछ ले तो पार्सेक पहले होगा, फिर प्रकाश वर्ष, फिर खगोलीय इकाई। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।